अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये आपका हो गया 3, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस का डी बाई ए। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, आपका आता है यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है x की पावर n माइनस 1, एक कम हो गई। फिर अगर उसके बाद आगे जाओगे एक और कम हो गई। हेलो माय डियर लवली यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण वाजपेयी एंड आई एम मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज इस फाउंडेशन सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो आज इस सिंगल वीडियो में हम फिनिश करेंगे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, यानी कि जो कुछ भी आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है वो सब कुछ आज हम लोग इस सिंगल वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को भी कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, हालांकि आई थिंक ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये जो दोनों है ना, इन दोनों में आपको आंसर निकालना, क्या आपको किस चीज़ को आपको जीरो करना होता है, ये तो आपको प्रोसेस तो आपको पता होता है, बट फिर इसके पीछे का लॉजिक की अगर मैं बात करूं वो आपको क्लियर नहीं होता है। कि अगर मैं बात करूं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दिया है, एक डिविडेंड दिया है, एक डिवाइजर दिया है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, सिंपल डिवाइजर को जीरो के बराबर इक्वेट करते थे, जो भी वैल्यू आती थी पॉलिनोमियल में पुटअप करते थे, आपको रिजल्ट, आपको जो भी रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल जाता था। बट अगर मैं उसी का लॉजिक आपसे पूछूं तो वो लॉजिक आपको क्लियर हो सकता है ना हो अभी, ठीक है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में विद लॉजिक हर चीज की बात करूंगा, ठीक है, हर चीज का आपको प्रूफ देने की कोशिश करूंगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टॉपिक पे पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का ये जो वीडियो है ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। बिकॉज अगर आपने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच किया डियर, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी फर्दर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन से, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन थी, हम लोगों ने उसको किस तरीके से समझा था, हम लोगों ने इसको इस तरीके से समझा था, बोला था कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी पावर आपकी होल नंबर हो, जिनकी पावर आपकी होल नंबर हो, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि डियर एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो एक्सप्रेशंस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल, करेक्ट है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यही तो होते हैं कि कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि डियर कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट बेसिकली उनको बोला जाता है जिनकी वैल्यूज आपकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल नंबर्स आपके। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनको बोला जाता है जिनकी वैल्यूज आपकी फिक्स नहीं होती हैं, नॉट फिक्स्ड। यानी कि आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, 2x 2y, ठीक है, बहुत टाइप के वेरिएबल्स एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। अब अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं ना, एक डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, कि डिफरेंस इन बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो डियर अगर मैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, तो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एज आई सेड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को एक इक्वल टू साइन के साथ असाइन किया और यहाँ पे कोई वैल्यू एसोसिएट की, ठीक है, वो जीरो हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई सिंगल नंबर जैसे जीरो ही लिख दिया, ठीक है, तो क्या जीरो एक कॉन्स्टेंट है या फिर एक एक्सप्रेशन है। तो देखो जीरो आपका एक कॉन्स्टेंट भी है, एक कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ, ठीक है, कांस्टेंट भी है और एक एक्सप्रेशन भी है। अब एक्सप्रेशन कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो जो हम लोगों ने बात की कि सर जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तो आपका कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, बट यहाँ पर तो खाली कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे हुआ। तो डियर ये समझो कि अगर हमारे पास कुछ केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास या तो सिंगल वेरिएबल लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है इस टाइप का कोई भी वेरिएबल आपका लिखा मिल जाए,
ठीक है, और हो सकता है कभी कभी कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो अगर सिंगल केस में, ठीक है, अगर सिंगल कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा है तो उस केस में भी उसको क्या कंसीडर करेंगे अपन, एक्सप्रेशन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल्स है, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है, एक और वर्ड यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं टर्म, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, टर्म क्या है बेसिकली, टर्म उन नॉन जीरो पार्ट्स को बोला जाता है, टर्म वो नॉन जीरो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो या तो पॉजिटिव साइन से सेपरेटेड होते हैं या फिर आपके नेगेटिव साइन से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एक तो ये टर्म हो गया और दूसरा ये टर्म हो गया, तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ये बात आ रही समझ में, ठीक है। अब इतनी बेसिक बातें हम लोगों ने की, अब जरा इस पॉलिनोमियल का एक बार ना हम लोग क्या करते हैं, अब जो इसका जनरल फॉर्म है, जो इसका जनरल फॉर्म है, जिसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में कई बार ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर हम क्लास 9th या 10th में अगर मैं एक जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की अगर उसको लिखूं और फिर वहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, तो बच्चों को वहीं से ही एक अपना वो अपना माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि अरे ये क्या लिख दिया सर ने, मुझे अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो पता नहीं चैप्टर में क्या ही होगा, मुझे कैसे समझ में आएगा। तो देखो आज मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं एक बार जनरल फॉर्म लिखूंगा, देन उसके बाद आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ एक बार ना आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं उसको जनरल फॉर्म को अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कोई एक मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसका नाम मैं p दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो किस में होंगे, आपके x के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब जो आपकी जनरल फॉर्म होगी वो किस तरीके से होगी, a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसके बाद ये जाएगा ए एन एक्स की पावर n माइनस एन, जो कि क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हम लोगों ने, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मैंने लिखा क्या है, ठीक है। हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, करेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल लिखा, उसके बाद देखो एक पावर मैंने कम कर दी, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो गई, 0। अगर देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, इस तरीके से जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, x की पावर n माइनस 1, एक कम हो गई। फिर अगर उसके बाद आगे जाओगे एक और कम हो गई, ऐसे जाते जाओगे तो लास्ट में n माइनस n क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 0 है ना, यहाँ पे भी x की पावर 0, और किसी की भी पावर, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक आइडेंटिटी एक लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू है अल्टीमेटली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 1 को किसी कोफिशिएंट से फिर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, देखो अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अटैच होता है तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे वो वेरिएबल ही 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखो आपको वही सेम इक्वेशन का ही तो जनरल फॉर्म नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू क्या है, इसकी जगह पे क्या सर हम लोग ए बी सी डी नहीं ले सकते थे, ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, बट अल्फाबेट्स भी तो एक लिमिटेड ही है, ठीक है। बट यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एसोसिएट किया है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, इस तरीके से मैंने ए एन। अब आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, कितने भी कोफिशिएंट ले लो, आपको हर जगह पे इस तरीके से अलग अलग आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई, यस और नो, आ गई समझ में। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब अपन क्या करते हैं, अब इसी पॉलिनोमियल का ना अब अपन क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्लासिफाई किस तरीके से की गई है। पॉलिनोमियल जो है वो क्लासिफाई किस तरीके से की गई है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली दो चीजों पे क्लासिफाई की गई, ठीक है। एक तो उसका जो बाइफर्केशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करूं तो जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा
कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगल कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, तो उसको पॉलिनोमियल में एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 3x हो गया, x स्क्वायर हो गया, कोई भी अगर एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफाइन ही कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होगा? जैसे मोनोमियल में खाली सिंगल टर्म था, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2x प्लस ऑफ 3। इतनी बात आ रही समझ में? चलो, अब इसके बाद थर्ड में आता है आपका ट्राइनोमियल। क्या आता है? ट्राइनोमियल। अभी जो ट्राइनोमियल है, ये जो ट्राइनोमियल है ना डियर, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 3। तब जाकर के उसको क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल बोलोगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ? लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये सब आपकी क्लास 9th और 10th की बातें हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये मत सोचना कि अरे सर हम लोगों ने ये सब तो पढ़ा है, क्या बकवास है, कुछ नहीं है, सब स्किप मत करना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना, पूरा डिटेल में आपको हर एक चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्जी में अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। ठीक है ना, जरूरी है, इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो हर चीज को सीरियसली लेना, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या हो जाती है? 1। अब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर जो मैंने वर्ड यूज किया है वो क्या होता है? बेसिकली अगर आपने कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई क्वेश्चन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें से जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कहलाएगी। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल है उन सबकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उतने उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, कितने भी टर्म है, अगर उनकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 1 है तो उसको क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो जैसा कि अभी आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल में केस में देखा, जैसा अभी आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देखा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 1 होती है, तो यहाँ पे भी इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, 2 हो जाती है, तो उसके केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर आपके पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जैसा कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी तरीके से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर हो जाती है वो कितनी हो जाती है? आपकी 3 हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्यूबिक के बाद आता है आपका, क्यूबिक के बाद आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, अभी 1 बाय 1 ना, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 ये सारी पॉलिनोमियल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को प्रॉपरली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हर एक चीज इस लेक्चर के एंड होने तक आपको हर एक चीज का प्रॉपर लॉजिक समझ में आएगा और हर एक चीज का प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा। ऐसा ही कुछ भी नहीं बोल दूंगा कि भाई ये ऐसा है इसको रट लो, नहीं, हर चीज का आपको एक लॉजिकल मीनिंग आपको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनका डिग्री क्या होता है? 0। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो 3 के साथ मतलब कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? पावर हमेशा 0 ही करनी पड़ेगी। अब वो वेरिएबल आपका मान लो x है, अगर y भी ले रहे हो तो पावर हमेशा क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या अपन बोलते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास
जीरो पॉलिनोमियल क्या आता है हमारे पास, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है, जिनकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीरो के साथ आप एक्स की पावर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर जीरो के साथ आपने एक्स की पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपने जीरो के साथ आप एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो, तो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो तो जीरो ही मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे आपका डिग्री का कोई सिग्निफिकेंस रह गया क्या, कोई नहीं रह गया। फिर मतलब क्या, देखो जीरो से आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी छोटा नंबर क्यों ना मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डिग्री की कोई भी सिग्निफिकेंस रही नहीं जाती। इस वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, आपकी नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर ये चीज क्लियर है आपको, तो अब हम लोग जरा नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इन दोनों का मतलब क्या है वो समझो। अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो उस केस में डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। अब अगर मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, यानी कि पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू इटसेल्फ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ, इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट जो लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 है और जो कांस्टेंट है उसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ रहा है 6। अब इस 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हमें कुछ इस तरीके से करने हैं ताकि उनको, अच्छा ये कैसे पता चलता है कि हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो वो पता चलता है हमें जो कांस्टेंट के साथ जो साइन एसोसिएटेड होता है ना, उससे उसको देख करके हमें अंदाजा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यानी कि हमें वो जो दो फैक्टर्स लेने हैं उनको क्या करना है, सम करना है। और सम को जिस तरीके से करना है ताकि हमें मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाए, जो कि क्या है हमारे पास -5 है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो 6 को किस तरीके से अपन ब्रेक डाउन करें, तो देखो एक तो फैक्टर हो सकता है -3 और एक हो सकता है -2, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो, अगर इस तरीके से हो सकता है तो क्या इसको अपन फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, x² -3x -2x और +6 = 0। उसके बाद अब यहाँ पे देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आता तो भी देखो, x यहाँ पे कॉमन किया तो क्या बचा, x -3 माइनस 2 कॉमन किया तो क्या बचा आपका x -3 = 0। अब यहाँ पे देखो x -3 आपने कॉमन किया और क्या बचा आपका x -2, क्या आ गया 0। अब ये दोनों ये जो है ना दोनों एक्सप्रेशन क्या है, आप देखो ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर मैं एक बार x -2 को 0 के नीचे भेजता हूँ तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे x -3 की वैल्यू 0, x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। अब उसी तरीके से अगर x -3 को अगर मैं 0 के नीचे भेजता हूँ तो मुझे x -2 बराबर 0 मिल जाएगा, जहां से x बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं 3 और 2, ये इस इक्वेशन की ऐसी वैल्यूज हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन में रख दूं तो ये इक्वेशन इटसेल्फ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों वैल्यूज रख लो, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे 3 रखोगे तो -15, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, 0 आ गया। प्रूव हो गया कि ये जीरोस है, 0 है इसका। अब 2 रख करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 10 और यहाँ पे 2 5 10, देखो 10 - 10 ये भी आपका 0 हो गया। तो यानी कि 3 और 2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के क्या है, आपके 0 है। ठीक है ना, आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर इतनी बात समझ में आई है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। अब बेसिकली ना हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, एक स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से समझा। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। कहां से स्टार्ट करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, ठीक है,
तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स प्लस ऑफ बी। इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो ए होता है और जो बी होता है ये दोनों ही आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या होती है, 1 होती है। ये रही आपकी दूसरी बात। ठीक है, अब देखो, अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस केस में जो इसके हाईएस्ट एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते हैं वो एक ही हो सकता है, और उसको मैंने नेम दे दिया अल्फा। यानी कि अल्फा इस पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू है, अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में रख देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसको करने के लिए, इसको चेक करने के लिए नाम, इसको लेस से एक नाम दे देते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस ऑफ बी। ठीक है, अब मैंने ये बोला, मैंने ऑलरेडी ये डिफाइन करके रखा है कि अल्फा इसका 0 है, तो यानी कि पी ऑफ अल्फा अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बी। ठीक है, अब यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या हो जाएगी, माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी बाई ए आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखो भी माइनस बी बाई ए को अगर आप पुट करोगे तो ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जरा एक बार चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी बराबर में 0। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है तो अगर अगर मान लेते, सबसे पहले देखो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, और इस जनरल फॉर्म में हमारा जो ए बी और सी है ये तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर, रियल नंबर को। रैशनल नहीं, रियल नंबर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, जो इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर होगी वो क्या होगी आपकी 2। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे इस केस में हमारे 2 जीरोज होंगे, एक का नाम मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ अल्फा और दूसरे को नाम मैं दे रहा हूँ बीटा। लीनियर के केस में एक ही जीरो था, यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, एक को नाम मैंने दे दिया अल्फा और दूसरे को नाम दे दिया बीटा। अब सवाल ये उठता है कि सर लीनियर पॉलिनोमियल में तो हम लोगों ने डायरेक्टली उस वैल्यू को इस पे पुटअप किया और हमारे पास आंसर आ गया, तो क्या वही चीज इसमें भी करेंगे, तो आंसर है नो। यहाँ पे उस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसको अपन श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। उसके जरिए से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके और भी वैल्यू, उसके और भी तरीके हैं, बट वो सभी के सभी जो तरीके हैं वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इन डेप्थ में आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, बट अभी मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे डियर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो x जो वैल्यूज आती है ना उसमें किस फॉर्म में आती है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac अपॉन में 2a, क्या आती है, अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में मर्ज है, दो वैल्यूज क्या है आपस में मर्ज है। जैसे एक तो आपका पॉजिटिव साइन के साथ और दूसरी आपकी नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन को निकालूं, जिसको मैं मान लो नाम दे रहा हूं अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये तो हो गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगी, माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a। ये तो हो गई आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज आई है ना, अब यहाँ पे जैसा मैंने बात की कि हम लोग ना एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो भाई एक ही था, तो किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इन दोनों रूट्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और वो जो दो रिलेशन है वो क्या होंगे, एक बार तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, एक बार तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि इसके और भी है, ठीक है, बट वो चीज़ें जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को डील करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ आपको बताऊंगा। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। अब अगर बहुत ध्यान से इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो देखो डिनोमिनेटर में तो आपको सेम दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर तो आपको सेम दिख रहा होगा 2a। अब अगर न्यूमिनेटर को देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट वाला जो टर्म है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट वाला जो टर्म, दोनों सेम है, और एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है। तो जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का बी और माइनस का बी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो माइनस का 2b अपॉन में 2a आएगी। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल,
तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी माइनस का बी बाई ए आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, बी बाई ए निकाली, ठीक है। अब उसी तरीके से जरा एक बार इन दोनों को जरा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी करा करके देख लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2a है, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 4, और a टाइम्स a कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो तो एक आप देखो माइनस भी यहाँ पे भी है, माइनस भी यहाँ पे भी है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी है। फर्क क्या है, एक आपका पॉजिटिव साइन दिख रहा है बीच में, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस ऑफ अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा टाइम्स बीटा, अब ये माइनस बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको ये माइनस से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास अल्फा टाइम्स बीटा जो कि क्या हो जाएगा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास c बाई ए आई है निकल करके, क्या आई है c बाई ए निकल करके आई है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल करके आई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया, दोनों रूट्स में हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किए, एक अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू फाइंड की, एक अल्फा इंटू बीटा फाइंड की। तो देखो अभी तक आप लोगों को क्या होता था कि आपको एक क्वेश्चन दी होती थी, आपको उसके रूट्स निकालने होते थे, बट यहाँ पे हो सकता है कि आपको रिलेशन दे दिया जाए, जैसे कि सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा दोनों रूट्स ही तो है, बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन का एक आपको सम ऑफ रूट्स यानी कि एक रिलेशन दे दिया जाए और एक आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन दे दिया जाए, और बोला जाए कि इन रिलेशंस की हेल्प से आपको अगेन उल्टा उल्टा मतलब रिवर्स में आपको इक्वेशन को फ्रेम करना है। तो अब आप इक्वेशन को कैसे फ्रेम करोगे वो ध्यान से समझो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको, अभी हम लोगों ने क्या वैल्यूज निकाली कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो है सी बाई ए, यही निकाली है। अब इन दोनों की हेल्प से अगर हमें एक क्वेश्चन फ्रेम करनी है, ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बस मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपको इस तरीके से होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा बराबर में 0। अब अगर इसको प्रूव करना है तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का बी बाई ए, यहाँ पे पुट कर दो माइनस का बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए बराबर में 0। अब अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका एलसीएम लोगे तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में a है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा ऑलवेज 0। तो देखो वही हमारे पास एक क्वेश्चन निकल करके आ गई। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस ऑफ डी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो ए बी सी और डी की जो वैल्यू है ये सब के सब आपको रियल नंबर्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर है वो क्या है आपकी 3 है, ये बात भी आपको आई होप पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डियर, इसको ना मैं
थोड़ा सा साइड कर ले रहा हूँ। जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। एक को नाम मैं अल्फा दे रहा हूँ, एक को नाम मैं दे रहा हूँ बीटा, एक को नाम दे रहा हूँ मैं गामा। तो ये 3 रूट्स आ गए, अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे हम लोग ये जैसा चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप, जैसे मैंने पिछले में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे वो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें हमें अभी जाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं, हम लोग डायरेक्टली ना यहाँ पे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। वो क्या होंगे कि एक बार तो होगा आपका तीनों रूट्स का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि वैल्यू आएगी माइनस का बी बाई ए। दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट लो दो का, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए। फिर तीसरे में आपका तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, जो कि क्या हो जाएगा आपका माइनस का डी बाई ए। अब अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने बी सी डी लिया है, और जो नेगेटिव साइन है वो मैंने अल्टरनेट लिया है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसी के यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है तो वो कैसे करोगे, वो आप करोगे एक्स क्यूब माइनस ऑफ, पहले माइनस आएगा, फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ गामा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का, प्लस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद अगेन माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर में 0। ये आपके पास क्या हो गई, उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर ये चीज़ आपको इसमें समझ में आ गई है, ठीक है, ये सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था आई होप। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन डिस्कस का जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ऑफ ई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे ए बी सी डी ई सब के सब आपके रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ये हो गई कुछ बातें। अब यहाँ पे एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने होंगे डियर, वो होंगे 4। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा क्या हो जाएगा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिए। अब यहाँ पे भी अगर मैं डायरेक्ट आपका रिजल्ट की बात करूँ तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अगर मैं दोनों दो का प्रोडक्ट लूँ, यानी कि अल्फा से बीटा को मल्टीप्लाई करूँ, फिर अल्फा से गामा, ठीक है, फिर अल्फा से डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा से मल्टीप्लाई करो तो बीटा इंटू डेल्टा, सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा, फिर उसके बाद अब गामा से डेल्टा को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, आपको रिजल्ट आ गए। ये किसके वैल्यू बराबर होगी, सी बाई ए के बराबर होगी ये वैल्यू। उसके बाद आपका 3 को लो तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और फिर आ जाएगा आपका गामा डेल्टा और अल्फा। ठीक है, ये आपका हो गया 3। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस का डी बाई ए। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, आपका आता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो कि क्या हो जाएगा आपका ई बाई ए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसको थोड़ा सा ज़रा साइड करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन क्या होगी बहुत ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स की पावर 4, स्टार्ट करना है माइनस से, क्या लिखना है अपन को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा, यहाँ पे आपका आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस
गामा डेल्टा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बराबर नहीं मतलब किसका कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का। उसके बाद फिर नेगेटिव साइन लगाओगे, आप क्या लिखोगे अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस क्या आएगा आपका गामा डेल्टा अल्फा। अब मैं इसको काम कर रहा हूँ, इसको फिर से थोड़ा सा नीचे ही लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका एक्स का, देन अगेन आप पुट करोगे प्लस देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरीके से पॉलिनॉमियल को फ्रेम किया, ठीक है। उसमें से ये कुछ चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सारे के सारे रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट हो गया और पॉलिनॉमियल, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका रिजल्ट और जो हम लोग रिलेशन फाइंड किए थे ये सब आपको याद में रखने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल पे चर्चा, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनॉमियल का बेसिक से स्टार्ट किया, देखा कि पॉलिनॉमियल होते क्या है, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन देखा, देन उसके बाद एक एक करके सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स को इन डेप्थ हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से और इत्मीनान से समझना, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आपका रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करूं, ठीक है, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करूं तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों की स्टेटमेंट मैंने लिख लिए। तो अब हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, ठीक है, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज r ऑफ a। देखो इतना तो हमको बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता है कि रिमाइंडर थ्योरम में अपन क्या करते हैं, जिस भी डिवाइजर से अपन डिवाइड करते हैं ना उसको क्या करते हैं अपन सिंपल x माइनस 2 जो लिखा है इसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिलती है जो कि है 2, इस 2 को सिंपली अपन यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 4 टू ज़ा 8 प्लस ऑफ 5, तो 8 से 8 हो गया कैंसिल, क्या बचा 5, तो 5 इसका रिमाइंडर आ गया, सिंपल इतना करते हैं। बट अगर मैं इसके पीछे का आपसे लॉजिक पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो हो सकता है शायद आपको कंफ्यूजन हो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो समझ लो। तो जैसे कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी, जैसे क्या कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, ये पढ़ा हुआ है, करेक्ट है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है एग्जैक्टली, रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है एग्जैक्टली वो ध्यान से समझो कि रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप किसी भी डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई जो एक डिविडेंड है वो कोई p ऑफ x है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से, क्वोशिएंट आपका कुछ q ऑफ x मिल रहा है और रिमाइंडर भी आपका कुछ r ऑफ x आएगा, ठीक है, ये कुछ है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर हमें तब मिलेगा जब हम यहाँ पे इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। भाई अगर आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग क्वेश्चन तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे x माइनस ए को 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ पे x माइनस ए बराबर 0 हो जाता है, तो यानी कि x की वैल्यू a आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास p ऑफ x बराबर क्या बचा, r ऑफ x। तो अब अगर p ऑफ a वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, r ऑफ a। वही तो मैंने किया पिछली वाली स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में मैंने वही तो किया कि भाई ये डिवाइजर है, इसको मैंने 0 के बराबर इक्वेट किया, वहां से मुझे x की वैल्यू मिली, उस x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिविडेंड में पुट कर दिया, जो वैल्यू आई वही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। इतना ईजी है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब अगर फैक्टर थ्योरम की बात करें तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है बेसिकली कि देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a मस्ट बी 0। अगर
पहले पहले तो ये समझो कि फैक्टर थ्योरम ना बेसिकली ये डिवीजन का एक स्पेशल केस है जहां पे रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जहां पे रिमाइंडर क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। अब अगर रिमाइंडर हमें जीरो मिल रहा है, रिमाइंडर अगर हमें जीरो मिल रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, कैसे मिलता है, वो ध्यान से समझो जरा। अगर हम फैक्टर थ्योरम की यहाँ पे बात करें, अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं डिविडेंड पी ऑफ एक्स होगा, ठीक है, डिवाइजर एक्स माइनस ए है, क्वोशंट आपका क्यू ऑफ एक्स है और रिमाइंडर आपका आर ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो। अब आपको निकालना क्या है, क्वोशंट निकालना है, ठीक है, क्वोशंट निकालना है। तो क्वोशंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए करोगे। अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करो। अब दोनों ही मेथड हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अब कुछ केसेस में हम इजीली इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो वहां पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन वगैरह का यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, डिविडेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6, जिसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 2 से। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ क्यू ऑफ एक्स आएगा और रिमाइंडर कुछ आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो हमारा जीरो हो गया, रिमाइंडर तो जीरो हो गया, तो अगर आप क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो तो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x के फैक्टर करो तो एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस 2, एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस 3, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस 3। तो ये क्या आ गया, इस केस में आपका क्वोशंट आ गया। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी आपसे रिमाइंडर पूछा जाता तो आप क्या करते, भाई ये इसका फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर मस्ट भी जीरो आएगा। तो x माइनस 2 को आपने जीरो के बराबर पुट किया, इसको यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू डेफिनेटली जीरो आएगी, हम लोगों ने डिस्कस किया भी हुआ है पहले, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में क्या क्या करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं करते, सिंपल डिवाइजर को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं ताकि जो हमारा डिविडेंड है वो रिमाइंडर के बराबर आ जाए, इस तरीके से। और फैक्टर थ्योरम में अपन रिमाइंडर जो सॉरी रिमाइंडर होता है उसको जीरो करते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। अब अगर नॉर्मली फैक्टराइज हो रहा है तो उस तरीके से करेंगे, अदरवाइज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अब क्या है, उसको एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से ना एक बार क्वेश्चन एक पकड़ेंगे, उस क्वेश्चन में हम लोग सारी की सारी चीजें अप्लाई करके देखेंगे ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, मतलब दोनों चीजें निकालनी है, क्वेश्चन भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है, ठीक है। अब अगर एक तो मैटर है कि आप डिवीजन मेथड का यूज करो, वहां पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा एक साथ। अब अगर यहाँ पे खाली मुझसे रिमाइंडर पूछा होता, खाली मुझसे रिमाइंडर पूछा होता तो हम लोग इतनी लॉन्ग डिवीजन वगैरह का झमेला ना पालते। हम क्या करते, सिंपल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि x माइनस 3 बराबर में जीरो करते, x की वैल्यू वहां से 3 निकालते, ठीक है, x की वैल्यू वहां से 3 निकालते, और f ऑफ x क्या है हमारे पास, 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 12 प्लस एक्स क्यूब। इसको पहले रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12। अब अगर आप f ऑफ 3 रखोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वेयर 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वेयर 9 3 27 प्लस 3 3 6 18 माइनस ऑफ 12, ठीक है। ये आपका बचा 27 प्लस 27 कितना हो गया डियर, 57 सॉरी 56, एक सेकेंड, ये तो हो जाएगा 54, ठीक है। और 12 6 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ गया 60। तो ये क्या हो गया डियर, ये इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमें तो क्वेश्चन भी निकालना है, क्वेश्चन भी निकालना है, तो अब उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो, क्योंकि हम लोग इसको ना देखो, एक तो है आप हमें पता है, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्यू ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ एक्स क्यूब। एक सेकेंड, इसको ना ऐसे नहीं, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12 अपॉन में किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3। अब या तो आप इसका एग्जैक्ट फैक्टर कर लो कि इसको आप मल्टीपल बना दो x माइनस 3 का, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, और जो आपका बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रह जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर नहीं फैक्टर कर पा रहे हो तो अब वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का। तो यहाँ पे मैं आपको जरा लॉन्ग डिवीजन मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड।
आप उसमें किस तरीके से यूज़ करेंगे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12, डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 से। अब ध्यान से समझते जाना एक एक पॉइंट। x माइनस 3 हमें एक एक करके सारे टर्म को एलिमिनेट करते जाना है, एक एक करके सारे टर्म्स को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर आप सबसे पहले देखो जो एक्स क्यूब लिखा है हमारे पास है यहाँ पे x, तो x माइनस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि ये एक्स क्यूब बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या एक्स स्क्वेयर का अगर आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर और माइनस ऑफ 3x² नहीं बच जाएगा, यस और नो, बचेगा। तो अब अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो भाई एक्स स्क्वेयर से एक सेकेंड सॉरी एक्स स्क्वेयर से एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये तो आपका एक्स क्यूब बन गया। अब एक्स स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3x² हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3x², 6x², और बची हुई चीज़ों को आप ऐसे ही उतार दोगे। अब क्या बचा हमारे पास 6x² प्लस 6x माइनस का 12। अब मुझे किसको एलिमिनेट करना है, 6x² को। हमारे पास है क्या x, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो x हमारा 6x² बन जाए। तो प्लस ऑफ 6x का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 6x का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², ठीक है। और बहुत ध्यान समझना, आप 6x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 18x। 6x को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 6x को आपने मल्टीप्लाई किया x से तो आपका 6x² हो गया, 6x को मल्टीप्लाई किया -3 से -18 हो गया। अब फिर से आप इसको जरा सब्सट्रैक्ट कर लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, क्या बचा प्लस 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 हो जाएगा 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24, तो 24x माइनस में 12। अब हमारे पास क्या बचा 24x बचा है, क्या हमारे पास x। अब क्या करो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो जब 24 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा आपका, 24 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा आपका 72। अब फिर से सब्सट्रैक्ट करो तो ये 24 से 24 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा डियर 60। अब अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे भी रिमाइंडर 60 आया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 60 आ रहा है। अब क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन क्या निकल कर क्या है, x² प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 24। तो ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी को अगर मैं बहुत ध्यान से समझना, इसी को अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करूं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12, जिसको अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, जिसको अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, d ऑफ x क्या है, x माइनस 3। अब ध्यान से समझना, इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी डिवाइजर है उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 3। अब सिंथेटिक डिवीजन को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बड़ा सा एक L फॉर्मेशन करेंगे, एक L फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके सारे कोफिशिएंट को बारी बारी से लिख लेंगे। x³ का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, x² का कोफिशिएंट 3 से x का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट कितना है -12। क्लियर है, यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे 3। अब देखो इस 1 को एज इट इज ऐसे यहाँ पे उतार देंगे 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। इतनी बात क्लियर है। अब 3 में 3 को जरा ऐड करो कितना आएगा हमारे पास 6, 6 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा डियर, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 72। अब 72 को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब अगर ऐड करोगे तो 72 प्लस का है 12 माइनस का कितना आ जाएगा 60। तो इसमें हमेशा जो लास्ट डिजिट आती है वही क्या होती है, हमारी रिमाइंडर होती है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि लास्ट डिजिट को अपन रिमाइंडर बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बची हुई 3 है ना, सिंपल इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे x² से, इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 0 यानी कि 1 से। तो ये हो जाएगा आपका x²
प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 24, जो कि हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई बेसिक बात है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करूं और मैं ये जानना बेसिकली ना, जब मैं इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एक रिमाइंडर आ रहा है 60, रिमाइंडर मिल रहा है 60। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ, मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल बताओ जिसको अगर मैं इस डिवाइजर से डिवाइड करूं, इस डिवाइजर से डिवाइड करूं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो आप कैसे करोगे, उसको आप कैसे करोगे, वो ध्यान से समझो, उसको ध्यान से समझो। हमारे पास, अब मैं यहाँ पे बेसिक तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास डिविडेंड है वो क्या गिवन है डियर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12। डिवाइजर कितना गिवन है, x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 3 गिवन है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल फ्रेम करनी, इसको ऐसा बनाना है, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे ऐसी पॉलिनोमियल देनी है जिसको अगर मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जरा इसको जरा क्या करो, आप डिवाइड करो। तो जब आपने डिवाइड किया, हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, ये पढ़ा हुआ है। अब यहां से सबसे पहले तो आप रिमाइंडर देखो, बेसिक बातें क्या है यहाँ पे, जो बेसिक पॉइंट है वो पकड़ने की कोशिश करो। ये हम लोगों ने क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए होते हैं कि अगर हमें ऐसा डिविडेंड बताना है जिसको अगर मैं इस पर्टिकुलर x माइनस 3 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाए, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, करेक्ट है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। रिमाइंडर कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। यहाँ पे मैं लिख दूं 60, ठीक है। डिवाइजर हमारे पास क्या है, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 डिवाइजर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ठीक है। डिविडेंड पता है कितना है, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर। अगर इसी रिमाइंडर को अगर मैं इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है ये नंबर फिर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा ना। तो अगर यही 60 को आप इस तरफ लेकर के आ जाओ तो आपको क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 12, ठीक है, माइनस ऑफ 60 बराबर में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 टाइम्स क्यू ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर से जरा इवेलुएट करो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 72, ठीक है, बराबर में क्या हो गया, x माइनस 3। अगर इसको मैं यहाँ पे लेकर के आऊँ और बराबर में क्यू ऑफ x लिखूँ तो क्या अब मैं बता सकते हो कि ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो अब इसको भी करने के लिए आप या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो इसको ना सिंथेटिक डिवीजन मेथड से यूज़ करें, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आपके लिए नया है, ठीक है, तो उससे ही समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड का अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट लिखते हैं 1, क्या लिखा है, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद माइनस ऑफ 72, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा, पहला टर्म ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, ऐड करोगे 6, 6 3 जा 18, यहाँ पे आ गया 18 प्लस 6 24, ठीक है, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 72। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस केस में आपका जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस ऑफ में भी जो हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमारा अल्टीमेट गोल था, ठीक है। तो आई होप ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का जो मेन डिफरेंस है उसके पीछे का लॉजिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब अगर ये लॉजिक आपका क्लियर है, ठीक है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, अब इसी के बिहाफ पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो पाए, ठीक है ना। तो देखो
अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है x की पावर 135 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 99 प्लस 6x टू द पावर ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड द रिमाइंडर। हमसे रिमाइंडर पूछा गया है, तो इस केस में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। यहां से हमें वैल्यू निकल करके आई x की क्या, 1। अब अगर x की वैल्यू 1 निकल करके आई है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको पुटअप कर देंगे 1 की पावर 135, ठीक है, माइनस ऑफ 3 1 की पावर 99 प्लस 6 टाइम्स 1 की पावर आपका 5 माइनस ऑफ 1। अब 1 की पावर अगर कुछ भी करो तो 1 ही होता है, माइनस यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 यहाँ पे 1, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका रिमाइंडर है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे जरा कुछ दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन है ये, एंड देन इसके बाद एक और, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसके बाद ये वीडियो आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड एल एंड एम इफ दिस पॉलिनोमियल मे बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। मे बी हम मान के चलें ये डिविजिबल है, ठीक है। अगर ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उस केस में होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना आप। तो हमारे पास ये डिविडेंड है, क्या है, 2x³ माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ l प्लस ऑफ 1, ठीक है, टाइम्स ऑफ x² प्लस ऑफ l प्लस m ऑफ x प्लस ऑफ m, ये आपका डिविडेंड हो गया। डिवाइजर है आपका 2x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3, ठीक है, क्या है, 2x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमको नहीं पता, क्वेश्चन यहाँ पे हमको नहीं पता, ठीक है। और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन हमें नहीं पता बट हमको इतना तो पता है कि अगर ये पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्वेश्चन और डिवाइजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा डिवाइजर है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है, वो जरा देखो कितनी है, 2। अब डिविडेंड जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। यानी कि जाहिर सी बात है जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लीनियर होगा, तभी तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करोगे तब तो हमारा जाकर के क्यूबिक मिलेगी। तो जो लीनियर आपकी जो पॉलिनोमियल होगी, क्वेश्चन को मान लेते हैं कुछ होगी आपका ax प्लस ऑफ b, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x को जब ax से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2ax³, इतनी बात आ रही समझ में। उसी तरीके से आप जब 2x² को यहाँ b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 2bx², ठीक है। फिर जरा माइनस x को इधर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ ax², इतनी बात आ रही समझ में। अब माइनस x को जरा b से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ bx, फिर प्लस का 3 को a से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा 3ax, फिर 3 को b से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ b, इतनी बात आ रही समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब सिंपल सा हमें क्या काम करना है, हमको फाइंड करनी थी भाई साहब वैल्यू l और m की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी x³ के जो कोफिशिएंट, देखो x³ के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2a, और यहाँ पे x³ के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो बस इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो कंपेयर की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 2a बराबर क्या हो गया 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हमें निकल करके आ रही है, 1 निकल करके आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से x² को कोफिशिएंट को उठाएंगे और यहाँ से भी x² को कोफिशिएंट को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऐसे लिख लेते हैं पहले, 2l प्लस ऑफ 1, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2b, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2l और माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 2b, ठीक है ना, इतनी बात आ रही समझ में। एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना मुझे एक सेकंड, एक चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ पे ना इसको एक बार फिर से लिखते हैं 2ax³, यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को कॉमन करेंगे, ठीक है, x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास 2b, ठीक है, माइनस ऑफ a, ठीक है, ये मिला। अब यहाँ पे उसी तरीके से अगर माइनस ऑफ x कॉमन करेंगे तो b पॉजिटिव हो गया और 3a आपका नेगेटिव हो गया और प्लस ऑफ 3b, ये बात आ रही। अब इसको कंपेयर करेंगे, अब अगर कंपेयर करोगे तो माइनस का 2l प्लस ऑफ 1 और इधर से हमारे पास 2b माइनस ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ 2l माइनस ऑफ 1 बराबर में
2b माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 हो गया कैंसिल, क्लियर है। अब क्या बचा, माइनस ऑफ 2l बराबर में 2b, 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस ऑफ l बराबर क्या आ गया b। इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है। अब बस एक एक करके ना सारे टर्म्स को जाओ एक बार कंपेयर करते चलो, ठीक है। अब उसके बाद x वाले टर्म को अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है l प्लस m, इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस ऑफ 3 है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने पता है कितनी है, 1 है, ठीक है, b की वैल्यू हमने पता है कितनी है, माइनस l है, तो माइनस ऑफ l प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये प्लस ऑफ 3 हो गया, यहाँ पे l प्लस ऑफ m, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस l प्लस 3, इधर हो जाएगा l प्लस m, ठीक है, l से l हो गया कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 3 आ गई। अब उसके बाद देखो, अब वहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या लिखा हुआ है, 3b, सो 3b बराबर में कितना है, m। तो यहाँ से अगर आप देखो तो b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, एक सेकेंड, m की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ना, जो कि है 3, सो 3b बराबर में क्या आ गया, 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 1 आ गई, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझना, हमें निकालना था अल्टीमेटली l और m, ठीक है, हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली है 3, और l की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू मिल गई है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई डियर, माइनस ऑफ 1 आ गई। ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 लीव्स द रिमाइंडर 3ax प्लस ऑफ 2b, ठीक है, इफ f ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 9 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। देखो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या, देखो ये f ऑफ x क्या है, हमारे पास डिवाइजर है, डिविडेंड सॉरी ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2। अब जब इस डिविडेंड को जब ये डिवाइजर डिवाइड करा है, तो हमारे पास मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आएगा क्यू एफ एक्स, और यहाँ पे एक रिमाइंडर भी उनको मिल रहा है 3ax प्लस ऑफ 2b, ठीक है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि f ऑफ 2 पे वैल्यू हमको मिल रही है 8, तो जरा यहाँ पे f ऑफ 2 जरा रख करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखोगे हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस ऑफ 2, ठीक है, q ऑफ 2 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 3 जा 6a प्लस 2b, जिसकी वैल्यू फर्दर कितनी है 8 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 2 6 और 6 क्या हो जाएगा 0, यानी कि पूरा टर्म आपके 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है 6a प्लस ऑफ 2b बराबर में 8, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि f ऑफ 1 बराबर में 9 मिल रहा है। अब जरा 1 यहाँ पर रख के देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2, ठीक है, q ऑफ 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस ऑफ 2b, ठीक है, बराबर में 9, बिकॉज x है ना, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 ये भी हो गया 0, तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिली 3a प्लस ऑफ 2b बराबर में 9, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ईजी है। तो अब अगर देखो तो यहाँ पे 3a, यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास 6a, अब इसको डायरेक्टली अगर मैं लिख दूँ 6a प्लस ऑफ 2b बराबर में 8, अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2b से 2b हो गया कैंसिल, ठीक है, तो माइनस का 6a माइनस का 3a सॉरी माइनस का 6a प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3a बराबर में हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस का 6a प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 9, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/3। अब अगर ए की वैल्यू माइनस का 1/3 जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 2a प्लस ऑफ 2b, एक सेकेंड क्या ही कर रहा हूँ, ए की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2b बराबर में 8, ये उधर जाएगा तो 2b बराबर में 10, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है, अब जरा नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लेट p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 19
देन द रिमाइंडर इज 99। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार लिखो। क्या बोला गया? पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी कि डिविडेंड है। ठीक है, जब उसको मैंने इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, जब इसको आपने x माइनस 19 से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन मान लो मिला होगा, और रिमाइंडर भी हमको मिला है 99। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, व्हेन p ऑफ x when the same polynomial is divided by x minus 99, जब इसको x minus 99 से डिवाइड किया गया तब हमको रिमाइंडर कितना मिलता है जाकर के 19। ठीक है, तो बोला क्या गया है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय। अब हमको रिमाइंडर फाइंड करना है जब यही सेम p ऑफ x से डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 19 और x माइनस 99 से। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? वहां पे रिमाइंडर फाइंड करना है, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो मान लेते हैं यहाँ पे भी कुछ q ऑफ x होगा और फिर यहाँ पे हमको रिमाइंडर फाइंड करना होगा। इतनी बात आ रही समझ में? जो उन्होंने बोला था वो मैंने यहाँ पे बस सिंपली इक्वेशंस को फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो ध्यान से समझो। अब जो पहली क्वेश्चन है ना यहाँ पे ये, अब अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैं p ऑफ 19 यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 19 ले लेता हूँ, ठीक है, तो p ऑफ 19 मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे p ऑफ 19 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी भाई? 19 माइनस 19 हो गया 0, तो मुझे क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है। करेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे 99 ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अगर मैं 99 ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं 99 ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 19। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करूँ ताकि मुझे रिमाइंडर मिल जाए, वो समझो। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो हमेशा याद रखना डिवाइजर जो है ना और रिमाइंडर तो है, रिमाइंडर की जो डिग्री ऑफ पावर है वो हमेशा डिवाइजर से एक कम होती है। तो अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं मेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है? डिवाइजर मेंशन है, हमसे रिमाइंडर पूछा गया है और यहाँ पे जो डिवाइजर है वो इटसेल्फ एक क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर जो है वो एक क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हमेशा याद रखना, ये चीज कहीं नोट भी कर लो कि जो रिमाइंडर की जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर होती है वो डिवाइजर से एक कम होती है। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? अब अगर इसी को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं कि p ऑफ x, ठीक है, बराबर में x माइनस ऑफ 19, ठीक है, और x माइनस ऑफ 99, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है q ऑफ x, ठीक है, और रिमाइंडर की जगह अगर मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर किया है तो पिछली वाली क्वेश्चन की तरीके से मैं क्या यहाँ पे ax प्लस b नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? करेक्ट है, लिख सकता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे p ऑफ 19 यहाँ पे पुट करता हूँ भाई, 19 क्या हो जाएगा? 0 कर देगा, 0 कर देगा। तो मुझे ये क्या मिलेगा? यहाँ पे x की जगह पे मैं 19 रख रहा हूँ, तो 19 ऑफ a प्लस ऑफ b बराबर में क्या मिल जाएगा? 99। अब अगर उसी जगह पे देखो, यहाँ पे ना एक बार फिर से एक सेकेंड, मैं ना यहाँ पे p ऑफ 19 लेके चल रहा हूँ, तो p ऑफ 19 जब यहाँ पे डियर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0। 19 माइनस 19 ये 0, तो ये मल्टीप्लाई में ये भी 0, ये भी 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 19 ऑफ a प्लस ऑफ b, और ये वैल्यू किसके बराबर थी? 99 के बराबर। उसकी जगह पे अगर आप p ऑफ 99 जब आप लेते हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग 0। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 99a प्लस ऑफ b बराबर में 19। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यूज आप इजिली निकाल सकते हो। अब जैसे आप वैल्यू निकालोगे देन उसको आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। क्लियर है? अब कैसे निकालोगे सवाल ये है, तो देखो, अब निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें। सॉल्व करोगे तो b कैंसिल, ठीक है। अब 99 में से आप 19 को सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 99 आपका क्या है? माइनस का हो जाएगा, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, मतलब क्योंकि माइनस का मैग्नीट्यूड ये 99 बड़ा हो गया ना, तो 9 माइनस 9 हो गया 0, यहाँ पे आ गया 80a इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, प्लस आपका बड़ा है तो 9 हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 80, तो a की वैल्यू क्या आ गई डियर? आपके पास -1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब अगर a की वैल्यू -1 आ गई है तो b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे सिंपल 19a,
ठीक है, -1 बराबर में 99, -1 उधर चला जाएगा तो 19 a बराबर हो जाएगा 100। तो यानी कि a की एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, a की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है ना, तो -19 + b बराबर में 99। ठीक है, -19 उधर जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 99 + 19, 9 9 18, कैरी 1, 9 10 11, 118। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 118। अब अगर रिमाइंडर हमसे पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका माइनस का x + 118। ये आपका रिमाइंडर आ गया। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कराए हैं, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं डियर, और ये पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब फर्दर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आप फॉर श्योर आप कोई भी आप 9th या 10th की बुक उठाओ या फिर कोई ओलंपियाड की बुक उठाओ, आप वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर करना ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से इसको रिवाइज करना। ठीक है, बिकॉज ये जो टॉपिक जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर कराया ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में तो दिखते ही हैं। जेई मेंस और एडवांस में आप 11th 12th में जब आप स्टडी करोगे, वहाँ पे अलजेब्रा में कई बार आप इसका यूज करते हुए देखोगे। साथ ही साथ अगर आप ओलंपियाड को फोकस कर रहे हो, वहाँ पे भी इसका आप यूज केस देखोगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको स्पेशली अलजेब्रा पे अपनी कमांड इनहेंस करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।